हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 फरवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, सी में विजिट इंडिया फॉर ब्रिक्स समिट। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग, वो इंडिया आ सकते हैं अगर कोविड-19 बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में अगर फिजिकल मीटिंग होती है तो वो ब्रिक्स की मीटिंग के लिए, ब्रिक्स समिट के लिए इंडिया में आ सकते हैं। ऐसा चाइना के द्वारा बोला गया है। चाइना ने बोला है कि इस मीटिंग को, जिसको इंडिया होस्ट करने वाला है इस साल की ब्रिक्स मीटिंग को, उसको हम सपोर्ट करेंगे। और हमारे इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर क्राइसिस हुआ है अप्रैल 2020 से, जो बॉर्डर क्राइसिस चल रहा था, हालांकि वर्तमान में डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं बॉर्डर के ऊपर जहां पर टेंशन्स हैं। तो उन बॉर्डर क्राइसिस के बावजूद भी ये जो मीटिंग होगी और उस मीटिंग पर इन बॉर्डर क्राइसिस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है। चाइना ने यह भी बोला है कि हम कम्युनिकेशन को और डायलॉग को, कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। ऐसा जो चाइना है उनके जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा ऐसा बयान आया है। देखो, ये जो ब्रिक्स नेम है वो 5 देशों के एक्रोनिम से बना है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2009 में इसकी शुरुआत होती है इस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है। शुरुआत में सिर्फ 4 देश इसके सदस्य होते हैं, मतलब इसके मेंबर कंट्री 4 देश होते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी मिल जाता है और फिर इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। देखो, क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि क्या ब्रिक्स शुरुआत से ही ब्रिक्स था। इसमें जो साउथ अफ्रीका है वो 2009 से ही इसमें जुड़ गया था। तो ऐसे जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है और उसके बाद में बारे में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो साउथ अफ्रीका जुड़ा था 1 साल बाद 2010 में। पूरे वर्ल्ड के सरफेस, पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है, पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, अगर उससे कंपैरिजन करें तो पूरे वर्ल्ड की जो एरिया है उसका 26.65% एरिया कवर करता है ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 41.53% पॉपुलेशन को कवर करता है। देखो, 2009 में ये ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्रिक के नाम से था। तो इसकी जो पहली समिट हुई थी वो येकटेरिनबर्ग, रशिया में हुई थी। 2009 से ही एनुअली इसकी मीटिंग होती है, मतलब हर साल इसकी एक मीटिंग होती है। पिछले साल 2020 में इसकी 12th ब्रिक्स समिट हुई थी और वो 17 नवंबर 2020 को हुई थी। वर्चुअली मीटिंग हुई थी कोविड-19 की वजह से। ठीक है। और इस बार इंडिया होस्ट करेगा इस साल के सेकेंड हाफ में फिजिकल समिट अगर हो पाई, अगर ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि फिजिकल समिट हो जाएगी तो इंडिया इसको होस्ट करने वाला है। तो ये हमने ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा। नेक्स्ट न्यूज हमारी पुदुचेरी जो यूटी है उससे रिलेटेड है। कांग्रेस लेड गवर्नमेंट फॉल्स इन पुदुचेरी। पुदुचेरी यूटी जो 3 स्टेट्स में बटी हुई है। आंध्र प्रदेश में है इसका एक पार्ट, 2 इसके जो डिस्ट्रिक्ट है वो तमिलनाडु में है और एक इसका डिस्ट्रिक्ट है वो केरला में है। ये फ्रेंच जो लोग हैं उनकी कॉलोनीज थी, बाद में इंडिया को इसको ट्रांसफर कर दिया गया और वर्तमान में ये एक यूटी के रूप में एस्टेब्लिश है। यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 33 मेंबर होते हैं, जिसमें से 30 तो डायरेक्टली वहाँ की पॉपुलेशन के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और 3 सेंटर के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। वहां पर नई लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट की गई थी सेंटर के द्वारा। देखो, किसी भी यूटी में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 के द्वारा। ठीक है। सीएम को अपॉइंट करता है वहां पर यूटीज में प्रेसिडेंट, लेकिन ओथ दिलवाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो वहां पर जो नई लेफ्टिनेंट गवर्नर आई थी उन्होंने बोला कि आपको अपना फ्लोर टेस्ट देना होगा, मतलब आपकी मेजोरिटी सिद्ध करनी होगी। अब जैसे ही स्पीकर ने, जो वहाँ के सीएम है, पुदुचेरी के सीएम वी नारायण स्वामी, उन्होंने 22 फरवरी का उनको डेट दी गई थी कि आपको उसको उस दिन आपकी अपनी मेजोरिटी साबित करनी है।
तो वी नारायण स्वामी के पास में मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन वो चाहते थे कि जो 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाए, तो उनके आधार पर वो अपनी मेजोरिटी सिद्ध कर सकते थे। उन्होंने क्या किया, जैसे ही फ्लोर टेस्ट के लिए उनको बोला गया, वो सदन से, लेजिस्लेटिव असेंबली से वॉक आउट कर गई और उसके बाद में डिक्लेयर कर दिया गया कि जो गवर्नमेंट है उसके पास में मेजोरिटी नहीं है, उसने अपनी मेजोरिटी खो दी है। इसलिए बाद में ये जो वहाँ के सीएम है वी नारायण स्वामी, उन्होंने राजभवन जाकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया पुदुचेरी में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर के। यहाँ पर राजस्थान के जो सीएम हैं अशोक गहलोत, उन्होंने बोला है कि सेम इसी तरीके का जो प्रोसीजर है वो राजस्थान में किया गया था कि राजस्थान में कुछ एमपीज को रेजिग्नेशन करवा दिया गया, कुछ एमपी नहीं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कुछ एमएलए का रेजिग्नेशन, कुछ को रिमूव कर दिया गया और उसके बाद में कांग्रेस को बोला गया कि अपनी मेजोरिटी सिद्ध करो। तो सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है हर स्टेट में, हर यूटीज में, ताकि जो भी अपोजिशन पार्टी है उन सबसे पावर निकल करके एक पार्टी के बीच में आ जाए। तो देखो, ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो हमारे होता है उसको फॉलो नहीं करता है प्रोसीजर। अब फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म ये होता है कि सेम तरीके की गवर्नमेंट, मतलब जैसी सेंटर में गवर्नमेंट है वैसे ही स्टेट्स में गवर्नमेंट हो, लेकिन दोनों, सेंटर की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट, दोनों एक दूसरे से पावर अक्वायर ना करके जब कॉन्स्टिट्यूशन से पावर अक्वायर करती हैं तो इसको बोलते हैं फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म में दोनों, सेंटर भी और स्टेट भी, अपने आप में यूनिक होते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये होता है कि सेंटर जो काम करे और स्टेट जो काम करे वो मिलजुल कर काम किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, यहां देखिए एडिटोरियल पेज पर कुछ डाटा आए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक पिक्चर को देखो कि क्लैश मतलब एक्सीडेंट के बारे में बताया गया है। हाई इनकम हाउस होल्ड का और लो इनकम हाउस होल्ड का कंपैरिजन किया गया है इन डाटा में कि अगर एक्सीडेंट होता है तो दोनों कितने प्रभावित होते हैं। क्रैश का जो इम्पैक्ट है वो लो इनकम हाउस होल्ड पर ज़्यादा पड़ता है। कैसे? उनके पास में देखो, एक तो बीमा, इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस कवर नहीं होता है, इस कारण उनकी जो पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जाता है। डेथ भी लो इनकम हाउस होल्ड की ज़्यादा होती है। रोड एक्सीडेंट भी 2005 से 2019 के बीच में 4 स्टेट्स में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार के बीच में कंपैरिजन किया गया है कि जो रोड एक्सीडेंट है वो उसके 1/3, मतलब टोटल जो इंडिया में रोड एक्सीडेंट हुए उनमें डेथ हुई, उनमें 1/3 इन 4 स्टेट्स में हो गई थी। ठीक है, सर्वाइवल रेट ऑफ लो इनकम हाउस होल्ड फ्रॉम बिहार एंड यूपी, बिहार और यूपी से अगर कंपैरिजन किया जाए दो अन्य स्टेट का, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का, तो यहाँ पर जो लो इनकम हाउस होल्ड हैं उनकी सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी लो इनकम हाउस होल्ड के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। अगर वो बच भी जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाता है। यहाँ पर अलग अलग डाटा दे रखे हैं। देखो, ये जो कलर है वो दिखा रहा है लो इनकम हाउस होल्ड को, रेड कलर दिखाता है हाई इनकम हाउस होल्ड को। तो यहाँ पर ऑल विक्टिम्स मतलब ऑल एक्सीडेंट जो हुए हैं उनका कंपैरिजन किया गया है। तो हाई इनकम जो हाउस होल्ड है उनमें ज़्यादा है, सर्वाइव्ड हाई इनकम जो हाउस होल्ड है उनमें ज़्यादा है, लेकिन इनमें जो प्रभाव है वो ज़्यादा पड़ा है। डाइड मतलब जिनकी डेथ हुई, तो लो इनकम जो हाउस होल्ड है उनमें ज़्यादा डेथ हुई है और हाई इनकम हाउस होल्ड में डेथ कम हुई है। अनइक्वल डेथ रेट्स यहाँ पर देखो बताया गया है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तमिलनाडु में हाई इनकम और लो इनकम जो हाउस होल्ड है उनमें जो डेथ की जो रेशो है वो लगभग बराबर है, लेकिन अन्य जो स्टेट है उनमें अलग अलग है। लो इनकम हाउस होल्ड की डेथ, अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो लो इनकम हाउस होल्ड की डेथ ज़्यादा हो जाती है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट की बात की गई है। देखो, अगर आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो हाई इनकम और लो इनकम जो हाउस होल्ड है दोनों में बराबर खर्चा आता है। मतलब अगर एक्सीडेंट होता है तो उनकी जेब पर जो भार आता है वो बराबर आता है। लेकिन
जो टोटल इनकम में डिक्लाइन, मतलब एक्सीडेंट होने की वजह से जो इनकम में कमी आई, वो लो इनकम पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उनकी इनकम ज़्यादा घटती है। ठीक है, अगर एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से फैमिली एसेट्स को बेचना पड़ा, ये सब कुछ करना पड़ा, तो लो इनकम को ज़्यादा ऐसा करना पड़ा है क्योंकि उनके पास में इनकम का कोई अन्य सोर्स नहीं है। इसके अलावा जो मनी बोरो किया जाता है वो भी लो इनकम हाउस होल्ड को ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, और जो खर्चा होता है वो भी, अगर देखो खर्चे की बात की जाए तो लो इनकम हाउस होल्ड में ज़्यादा होता है क्योंकि उनको बोरो करना पड़ता है इन सब के लिए मनी। यहाँ पर कवर स्टोरी की बात की गई है कि एक्सीडेंट हुए तो कितने लोगों ने क्लेम फाइल किया, कितने लोगों को मिला। तो यहाँ पर तो लो इनकम हाउस होल्ड के बीच की बात की जा रही है और यहाँ पर हाई इनकम हाउस होल्ड की बात की जा रही है। तो देखो, जो लो इनकम हाउस होल्ड है उनके द्वारा तो सिर्फ 7.5% क्लेम फाइल किया जाता है और हाई इनकम हाउस होल्ड के द्वारा 16.9% क्या किया जाता है, क्लेम फाइल किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, देखो हाई कोर्ट ऑफ केरला और दिल्ली, वहां पर न्यू जजेस को अपॉइंटमेंट किया गया है। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड बात है कि देखो किसी भी स्टेट का जो हाई कोर्ट है उनमें जब जज की नियुक्ति, सबसे पहले तो चीफ जस्टिस की नियुक्ति जब की जाती है तो वहां पर किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में और उस स्टेट के गवर्नर के साथ में कंसल्ट किया जाता है और उसके बाद में इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए किसकी, जब वहां पर अन्य जजेज की नियुक्ति की जाती है स्टेट में, तो स्टेट का जो हाई कोर्ट है तो उनकी नियुक्ति की जाती है, उसके साथ में चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, उससे भी कंसल्ट किया जाता है इसके साथ में। तो यहाँ पर जो जज की नियुक्ति की गई है उनसे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से राज्य में किसकी, किस हाई कोर्ट में किसकी नियुक्ति की गई, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनका प्रोसीजर कि इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां देखिए, FATF से रिलेटेड है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके 3 डे वर्चुअल प्लेनरी सेशन होने वाला है और इसमें देखा जाएगा कि पाकिस्तान को जो 27 एक्शन जो पॉइंट दिए गए थे उनके ऊपर पाकिस्तान ने ढंग से काम किया है या नहीं किया है, मतलब उसका जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाने वाला है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के ऊपर उसको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, 2018 से FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें पाकिस्तान को इंक्लूड किया गया था क्योंकि यहाँ पर टेरर फंडिंग को काफ़ी असिस्टेंट किया जाता है। तो देखो FATF के बारे में इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उनको हम देख लेते हैं। 1989 की बात है, जो G7 कंट्रीज है उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए इसकी स्थापना की थी, इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया था। 2001 में इसका जो क्राइटेरिया है उसको एक्सपेंड कर दिया गया। शुरुआत में जब एस्टेब्लिश किया गया, जब सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना था, लेकिन 2001 में टेररिज्म जो फंडिंग होती है उसको भी कवर करना था FATF के द्वारा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है और सन 2000 से FATF 2 लिस्ट मेंटेन करता है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ये ऑर्गेनाइजेशन है और देखो शुरुआत में हमने देखा कि G7 कंट्रीज के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब ये G7 कंट्रीज कौन कौन से हैं, कनाडा, US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। मतलब एशिया का एकमात्र इसमें स्टेट है, कंट्री है जापान, और उसके हैं यूरोप के हैं, और कनाडा और US जो नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखो, यहाँ पर रिलायंस के बीच में और फ्यूचर ग्रुप के बीच में डील हुई थी क्योंकि जो अमेजन, रिलायंस, ये सब कुछ रिटेल सेक्टर के ऊपर अपनी पावर को क्या करना चाहते हैं, कर्व करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ हमारा एकाधिकार हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है NLCT को कि आप जो भी प्रोसीजर कर रहे हो, आप जो भी बातचीत कर रहे हो, उसमें आप फाइनल रिजल्ट नहीं दे सकते, फाइनल ऑर्डर को ट्रिब्यूनल पास नहीं कर सकता है, उससे पहले आपको कंसल्ट करना होगा। अब ये देखो, इसमें जो NLCT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो वर्ड आया है उसको हम देख लेते हैं। ये NLCT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक
क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब जुडिशियल बॉडी नहीं है। इसका काम है इंडियन कंपनीज के बीच में जो इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं उनको एजुकेट करना। कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा 1 जून 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया था और वी बालकृष्णा इराडी जो कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर इसको बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए। सबसे पहले हमारे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उसके बारे में बताया गया है कि हमारे इंडिया में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन उनको अप्रूवल मिला था। लेकिन अगर बात की जाए कंपैरिजन में कि किस वैक्सीन को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है तो कोविशील्ड को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। 12 स्टेट में तो 1% से भी कम लोगों ने कोवैक्सीन का टीका अपने लगवाया है। कोवैक्सीन को इसलिए नकारा जा रहा है क्योंकि कोवैक्सीन के जो फेज 3 के जो ट्रायल डाटा है वो ढंग से सामने नहीं आ पाए थे, तो लोगों में जो एक विश्वास बिल्डअप होना चाहिए था वो नहीं हो पाया था। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड की गई है, ठीक है, और उसमें 90% जो पॉपुलेशन है वो उसमें अपना विश्वास को दिखा रही है और कोवैक्सीन में सिर्फ 10% लोगों ने अपना विश्वास दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज कोविड-19 केसेज को लेकर के है। मिड सितंबर में के बाद में हमारे इंडिया में कोविड-19 के जो केसेज हैं उनमें भयंकर कमी आई थी, लेकिन फिर से अगर जनवरी फरवरी से बात करें तो फिर से जो स्टेट्स हैं उनमें कोविड-19 के केसेस दोबारा से बढ़ने लग गए हैं। देखो 15 फरवरी से 21 फरवरी के बीच के डाटा आए हैं कि 12,699 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और डेली बेसिस पे अगर इनको रिकॉर्ड किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा, एवरेज से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, 7 स्टेट और यूटी ऐसे हैं जहां पर कोई भी कोविड-19 का नया केसेस नहीं आया है 24 आवर्स में। तो ये यहाँ पर कोविड-19 का जो दोबारा सर्ज देखने का, हाइट देखने का मिल रहा है उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। देखो यहाँ पर एक टर्म बार बार आई है, IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसको 1928 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के नाम से। बाद में 1930 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसका नाम कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में और वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन को फाउंड करने में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट न्यूज IIT से रिलेटेड है। देखो IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्होंने अपने काउंसिल सेटअप करने की कोशिश की है ताकि और ज़्यादा ऑटोनॉमी यहाँ की जो IIT है उनको मिल सके, ताकि वो स्टूडेंट्स के लिए, जो यहाँ पर फैकल्टी हैं उनके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और जो भी विदेशी जो यूनिवर्सिटी उनके साथ टाई अप होने चाहिए उन सब के लिए ज़्यादा अच्छे से काम किया जा सके। तो IIT काउंसिल had set up committees to look at greater autonomy for the elite institution in line with the national education policy recommendation as well as reform of the academic senate, grooming faculty to head the IITs and innovative funding mechanism। देखो जो IIT है, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय हमारे इंडिया में ये बात बोली गई कि जैसे MIT है, मतलब एलिट इंस्टीट्यूट है US का, उसके थ्रू, उसी के आधार पर हमारे इंडिया में भी टेक्नोलॉजी में अच्छे इंस्टीट्यूट होने चाहिए। इसके लिए नलिनी रंजन सरकार की कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी और उसी के आधार पर पहली IIT 1950 में वेस्ट बंगाल खड़गपुर में एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद में 4 IIT और एस्टेब्लिश हुई, बॉम्बे 1958 में, मद्रास 1959 में, कानपुर 1959 में और दिल्ली 1961 में। वर्तमान में 23 IIT हैं पूरे इंडिया में। देखो IIT के बारे में बार बार ये बोला जाता है कि जिस तरीके से IIT के जो नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, मतलब पहले बहुत कम संख्या में थी, तो ऐसा बोला जाता है कि उनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत हाई लेवल की थी। तो ये जो इंक्रीज किया जा रहा है IIT के नंबर्स का, इसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट होता है और ये माना जा रहा है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं, हालांकि उनमें आप बेहतर सुविधा दो लेकिन उनको IIT मत बनाओ, क्योंकि अगर आपने
क्वालिटी कुछ अलग इंस्टीट्यूट को लेकर के उनको अलग मेंटेन नहीं किया तो सब बराबर हो जाएंगे। तो कुछ यूनिक बनाने के लिए, कुछ यूनिक क्रिएट करने के लिए आपको आईआईटी को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहिए। तो इसको लेकर के रेगुलर प्रोटेस्ट चलता रहता है। देखो यहाँ पर इंडिया और मॉरिशस के बीच में, मॉरिशस ईस्ट अफ्रीका का एक आइलैंड नेशन है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। इसकी जो लोकेशन है वो हमें मैप में देखनी है। और ट्रेड को लेकर के और डिफेंस पैक्ट्स को लेकर के कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं। ऐसा बोला गया है इस आर्टिकल में कि पहली बार जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनमें से इंडिया के साथ में ऐसे एग्रीमेंट पहली बार हुए हैं। और ये जो एग्रीमेंट है इसकी वजह से पैंडेमिक इकोनॉमिक जो रिकवरी है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। इस एग्रीमेंट की वजह से बिजनेस को जो एक्सपेंशन करना है और जो ग्रेटर इन्वेस्टमेंट है वो सब इनेबल हो पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।